चलिए बेटा देखिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। यार काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था और स्पेशली मैंने वहाँ पे फोर्सेस डिफाइन किए थे, जो मैंने बोला था कि फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने में काम आएगा और कुछ क्वेश्चंस हमारे को ऐसे मिलेंगे जहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक है, आज मैं करवाऊँगा अभी वो क्वेश्चंस। अब से ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा था बेटा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक, चलिए अब अपन को मेनली आज जो देखना है ना, अच्छा वहीं के वहीं मैंने वेक्टर कंपोनेंट भी बताया था और मैंने कुछ लेक्चर्स भी दिए थे कि यार आप इतने ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। अब आज की क्लास बेटा हमारी प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। पहला प्रॉब्लम जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी आज के जो क्वेश्चंस मैं दूंगा ना आपको, मेनली ये मान के चलिएगा वो कहीं ना कहीं जेई और नीट में आए हुए हैं। ठीक है, मैं अभी जो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी जेई में पूछा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैं उसको मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा बदल के मैं आपको दूंगा प्रॉब्लम, तो आप अभी ट्राई करोगे तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स दूंगा, आप करना। और बेटा बेसिक लॉजिक लगाना, बेसिक लॉजिक है ना, ऐसा नहीं होता कि बहुत हाई फाई लगा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, आपसे बनेगा। ठीक है, चलो देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला था याद करना बेटा, एक एग्जाम्पल मैं लेकर के चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, देवदास और पारो, है ना। सोचो वैसे ही कुछ केस चल रहा है, मैं वहाँ पे ऐसा समझाता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैसा रहता है। मान ले बेटा, सपोज कर, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक रोड है। ठीक है बेटा, एक रोड आपको दिया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। इस रोड पे मान लीजिए ये टोटल लेंथ जो है रोड की वो कितनी है, 15 फीट। ठीक, ध्यान से समझना बेटा, प्रॉब्लम को समझिएगा ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक रोड था। ठीक, इस रोड पर 15 फीट की मैंने बोला कि ये पूरा लेंथ है इसका। ठीक, अब देखो एक चीज़ बेटा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि यार देखो यहाँ से, जैसे ये मान लीजिए ये 14 तक है मैक्सिमम, 14 से जस्ट 15 यहाँ तक का लेंथ जो है ना, ये टोटल लेंथ हमारे लिए कितना है 15, यहाँ तक बोला मैंने। अब 15 के जस्ट बाद ध्यान से सोचिएगा, 15 के जस्ट बाद यहाँ पर मैंने एक क्या बना दिया, एक गटर है। ठीक, समझना, गटर है। ठीक नाली में जा करके गिराने वाले हैं हम उसको। ठीक है, अब हमने क्या बोला ध्यान से देखो बेटा, देवदास बाबू चले। ठीक, देवदास को देखा है मूवी में, है ना। अब सुनो, अब ऐसे लोग का तुम्हें पता है क्या होता है। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से समझना। अब देवदास जो है किया और चल दिया भाई। अब वो जब जैसे चला है यहाँ से, अब देखो देखा है तुमने कभी कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जो ऐसे प्रोफेशनल होता है इस टाइप के इसमें प्रोफेशनल बोल सकते हैं उन्हें। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपको देखना बहुत बार आपको झूमते हुए दिखेंगे, मतलब उनको कुछ पता नहीं होता, मतलब इतने ज़्यादा टली हो जाते हैं भाई कि कुछ होश ही नहीं है। तो होता क्या, कई बार देखा तुमने ना, ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, फिर घूमेंगे वापस वहीं आने लग जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे, फिर वहीं से वापस आने लग जाएंगे, फिर बोलते हैं यार बहुत लंबा रास्ता है, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो मैं वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। मैं जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ जरा ध्यान से समझना, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। बंदा क्या था, अब ये देवदास यहाँ से चलता है, यहाँ से कितना गया बेटा, यहाँ से वो 5 फीट, ध्यान से देखिएगा, 5 फीट वो फॉरवर्ड जाता है। ध्यान से देखना बेटा, 5 फीट गया। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, 5 फीट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ कितना जा रहा है 5 फीट। ध्यान से समझिएगा, 5 फीट वो फॉरवर्ड गया और 5 आगे जाने के बाद वापस कुछ पीछे आ जाता है। कितना आता है, मैंने बोला मान लीजिए 3 फीट, 3 फीट वो बैकवर्ड आता है। ध्यान से समझना बेटा, फॉरवर्ड कितना गया 5 फीट और वापस कितना आया 3 फीट। और ये सब चीज़ें कितने टाइम में हो रही है मालूम है, ये पूरा। हाँ, तो हमने बोला देखो ध्यान से ऐसा सोचो कि 1 फीट के लिए बेटा, 1 फीट ट्रैवल करने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है। 1 फीट के लिए उसको कितना टाइम लगता है 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखना प्रॉब्लम को पूरा, अब आप ट्राई करोगे मुझे आंसर दोगे, बहुत आसान है, आप सोचोगे तो आ भी जाएगा। समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। बंदा क्या था, बंदा यहाँ से चला, यहाँ से सर 5 फीट आगे जाता है, फिर 3 फीट बैक आता है, फिर वहाँ आ जाता है, फिर वापस 5 फीट चलेगा, फिर 3 फीट नीचे पीछे आएगा, फिर 5 फीट चलेगा, फिर 3 फीट नीचे आएगा, पीछे आएगा। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो गटर है नाली,
पढ़े होते हैं ना कई बार। अब ये नाली बना हुआ है यहाँ पे, तो वो मैंने बोला कि 15 के जस्ट बाद बना हुआ है, वो 15 फीट के बाद। तो आप मुझे ये बताओ कि वो बंदा, ये देवदास बाबू, ये गटर में कब गिरेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करें, इसको 13 फीट कर लीजिए और अच्छा कैलकुलेशन लाइएगा। 13 फीट मैंने बोला, ठीक है। 13 फीट पे ये गटर है, 13 फीट पे। तो मुझे बताओ ये कब गिरेगा वहाँ पे जाके। बेटा इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो 13 फीट है ना, 13 फीट पे ये गटर आ गया। आप इसके सेंटर से ले लो भले से, ये टोटल जो है ना ये 13 फीट है, मतलब गटर में आ जाएगा वो। 13 फीट यदि चल लिया तो नीचे गिरेगा, 13 फीट चल लिया तो वो नीचे गिर जाएगा 13 फीट पे। हाँ देखिए बेटा ध्यान से, अब इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट आंसर क्या था। देखो कुछ बच्चों ने, सबने मुझे अलग अलग आंसर्स दिए हैं। किसी ने 26 भी बोला है, किसी ने 37 भी बोला है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आंसर है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या है लॉजिक, आप इतना सा सोचो, ध्यान से देखना बेटा। हमने क्या बोला था, जो देवदास बाबू हैं हमारे, वो 1 फीट 1 सेकंड में ट्रैवल करता है, मतलब 1 फीट ट्रैवल करने के लिए उसको 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 1 फीट 1 सेकंड में ट्रैवल करता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला था कि यार बंदा जो है ना वो 5 फीट फॉरवर्ड जाता है, फिर 3 फीट बैक आ जाता है। तो ज़रा सोचो एक चीज़, यहाँ से वो बंदा गया 5 फीट, फिर यहाँ से रिटर्न आया कितना, 3 फीट। अब 3 फीट पे जब आया तो अब ये वाली उसकी पोजीशन हो गई ना बेटा यहाँ से फाइनली। मतलब देखा जाए तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। देख यहाँ से 5 गया, 3 वापस आया, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस बच रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2 फीट। तो यार 2 फीट डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो यहाँ तक पहुँचा 2 फीट। अब ज़रा सोचो 2 फीट डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा। तो हमने बोला सर 5 फीट वो फॉरवर्ड गया था तो 5 सेकेंड इसमें लगे होंगे, फिर 3 सेकेंड वो बैक आया है इधर साइड 3 फीट। अब 3 फीट यदि बैक गया तो 3 सेकेंड उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लगे होंगे, मतलब टोटल कितना लग गया, 8 सेकेंड, राइट। तो हमने बोला सर 8 सेकेंड लगा उसको 2 फीट ट्रैवल करने में। समझ में आ रहा है, 2 फीट डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 8 सेकेंड लगा। अब देखो ध्यान से, हमने बोला यार 2 फीट ट्रैवल करने में उसको 8 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो बच्चा क्या करता है पता है, कई बार ऐसा सोचता है सर 2 फीट ट्रैवल करने में 8 सेकेंड लग रहा है, तो 1 फीट में कितना लगेगा, मतलब 4 सेकेंड। और उसके हिसाब से ये बना कितने पे था, 13 पे। तो 13 × 4 कर देता है और वो बोल देता है 52। अब 52 यदि उसने मुझे आंसर दिया बेटा, तो क्या वो करेक्ट है। तो ज़रा देखो तुम्हें आंसर समझ में आएगा। अभी ध्यान से देखना बेटा, समझना क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ 3 पे पहुँचा, अगली बार इसको वापस भेज। अब वापस कहाँ भेजेंगे ये बताओ। सर इसके वापस यहाँ से चलेगा, वो 5 फीट आगे गया। अब यहाँ से 5 फीट जाने के बाद फिर से वो वापस रिवर्स कितना आएगा, फिर वहाँ से 3 फीट आएगा, और 3 फीट आएगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा भाई। अब ये इस वाली पोजीशन में आ गया तो ये फिर से 2 फीट आ गया आगे। तो मुझे बताओ ये 2 फीट तक फिर से जाने में, 2 फीट आगे आने में कितना टाइम लग गया उसको, 16 सेकेंड। ध्यान से देखना बेटा, समझते चलना। ये 2 फीट, ये 2 फीट, तो 16 सेकेंड आया। अगली बार सोच इसी तरीके से फिर से यहाँ से आगे बढ़ेगा, वो फिर से इस वाली पोजीशन में पहुँचेगा। ध्यान से देखना बेटा, ये वाली पोजीशन में पहुँचा तो मैंने बोला कि ये भी कितना आ गया, 2 फीट। अब मुझे बताओ इसमें भी कितना टाइम लगा होगा, 8 सेकेंड। तो देखो ध्यान से, ये 8 सेकेंड, ये 8 सेकेंड, ये 8 सेकेंड, 3 तो हो गए। अभी एक और देखो, अगली बार फिर से जाएगा, फिर वापस आएगा, तो वो यहाँ से पहुँचा और यहाँ पे फिर से 2 फीट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और यहाँ पहुँच गया। अब ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रोक लो। हाँ ध्यान देना बेटा, ध्यान से। अब थोड़ा सा अपने आप को रोक लो यहाँ पे। कैसे, क्योंकि आंसर की बारी है। अब क्या है देखो, हमने बोला था ये 2 फीट चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा, मैं यहाँ नीचे लिखते चलता हूँ, ठीक है। तो इसमें 8 सेकेंड लगा, प्लस अगला 2 फीट ट्रैवल करने में फिर से उसको 8 सेकेंड लगा, फिर नेक्स्ट वाला 2 फीट के लिए 8 सेकेंड लगा, फिर नेक्स्ट वाले 2 के लिए 8 लगा। तो टोटल कितने हो गए, 32, है ना। अब 32 सेकेंड वो ऑलरेडी कवर कर चुका है यहाँ तक पहुँचने में, 32। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 2 2 2 2 करके टोटल 8 फीट ट्रैवल कर चुके हो, 8। अब क्या होगा ज़रा ध्यान से सोचना, यहाँ से बंदा फिर से जाएगा, कहाँ जाएगा, 15 फीट फॉरवर्ड देन रिवर्स। तो हमने क्या बोला था, 5 फीट आगे। तो यहाँ से 5 आगे गया, तो ये जैसे ही 5 आगे पहुँचेगा ना, 5 फीट, समझ रहे हो, तो ये कौन से वाले डिस्टेंस पे आ जाएगा बताओ, 8 फीट यहाँ से और 5 फीट ये, 13 फीट।
और 13 फीट पे आपका गटर बना हुआ है यहाँ पे, मतलब ये बस ये बाउंड्री 13 फीट वाली है बेटा, बस यहाँ से कि 13 पे आया तो वो सीधे गिरेगा। तो मैंने बोला यहाँ से वो सीधे सीधे यहाँ गिर ही जाएगा ना उसमें, तो क्या वो वापस वहाँ से रिटर्न आएगा? नहीं आ पाएगा। रिटर्न तो तब आ रहा था ना जब वो बाकी गया फिर वापस आया, तो यहाँ तो ऐसा फटा ही नहीं है, यहाँ तो भैया सीधे सीधे गया और पूरी तरीके से गया, तो इस पर तो चले ही जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा सर? उसको 5 सेकेंड और लगे होंगे यहाँ से यहाँ तक 5 फीट ट्रैवल करने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 + 8 + 8 + 8 32, 32 + 5 37। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है बेटा 37 सेकेंड का। तो हमारा सही आंसर 37 सेकेंड ही है। मुझे बताओ क्या सबको समझ में आया? क्या सबको क्लियर हुआ? अब बेटा मालूम है आपको ये वाला प्रॉब्लम कैसा आया था? जब जेई में आया था ना, तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से था मालूम? एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आपने एक स्टोरी सुनी है जिसमें चींटी के लिए बोलते हैं ना कि चींटी जो है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, एक सुनते ना हम लोग? हाँ सुनो बेटा, उसमें बोलते हैं ना चींटी चढ़ी पहाड़ पे दाने के वास्ते ऐसा कुछ भी है, जो भी है मुझे नहीं मालूम, सुनो ध्यान से। तो उसमें ना एक्चुअली में चींटी के ऊपर था कि जो आंट है बेटा वो कैसा करती है, वो कुछ स्टेप ऊपर गई, फिर वो नीचे खिसक जाती है तो नीचे आ जाती है, फिर वापस ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो वो बोलता है कि बताओ टॉप तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था जिसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको समझ में आया? तो इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। अच्छा उसमें नंबर वो कुछ भी थे, 5 फीट बोले, 2 फीट बोले, 2 मीटर बोले, 3 मीटर बोले, जो बोले आप उसके हिसाब से आंसर निकाल देना। ठीक है, चले क्लियर है बेटा? बढ़ जाएं आगे। अब अगला प्रॉब्लम दे दें। अगला प्रॉब्लम मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। आप जरा मुझे इसका आंसर दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इसका आंसर बताओ मुझे क्या है? बेटा ये सेकंड वाला प्रॉब्लम मैंने आपको लिख दिया है, जरा उसे देखिए और मुझे आंसर बताइए बस, आंसर कितना आ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए यदि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है तो। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कल। अब देखिए बेटा, ये वाला जो सेकंड प्रॉब्लम था बहुत ही सिंपल था। सेकंड वाला प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक, अब क्यों नहीं बना वो तुम्हें समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या बोला था मैंने दिया था एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, अपन ने ऐसा सिंपल बना लिया। देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। हमने बोला मान लो यहाँ से ए से स्टार्ट किया बंदा, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका सेंटर होगा, इसका रेडियस है, रेडियस आपको दे करके रखा है r। उसने आपसे क्या बोला बेटा, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। तो बेटा एक राउंड कवर करता है, मतलब ए से स्टार्ट किया, ए से घूमेगा, घूम फिर के वापस जब ए पे पहुंचेगा ना, तो उसको 1 राउंड के लिए उसको कितना टाइम लगता है बेटा? तो मैंने बोला 40 सेकेंड लगते हैं सर। तो एक राउंड में वो 40 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाता है। ठीक, अब जरा सोचो एक चीज़, ध्यान देना। 40 सेकेंड में वो वापस वहीं पहुँचता है। अब आपसे उसने क्या बोला कि यार 2 मिनट 20 सेकेंड पे जा करके बताओ मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट बोला है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से सोचिए, 2 मिनट 20 सेकेंड बोला, तो कैलकुलेट कर लिया। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब यदि बताओ तो मैं क्या बोलूँगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120, 120 और 20 मतलब 140। तो टोटल जो टाइम है वो 140 सेकेंड हो गया। मतलब एक टाइप से देखा जाए तो 140 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा। अब देखो ध्यान से सोचना, आप सिंपल सा काउंट कर लो ना यार। देखो यहाँ से चला, घूम फिर के यहाँ से वापस यहाँ पर पहुँचा, तो एक 40 सेकेंड लग गया उसको। 40 सेकेंड में यहाँ पहुँचा। चलो दूसरा राउंड उसने स्टार्ट किया, फिर घूमा, फिर वापस यही पहुँच जाएगा यहाँ पे जा करके, तो उसके लिए भी 40 सेकेंड लगे। तो 2 राउंड तो हो गए 40 सेकेंड में, मतलब 80 सेकेंड का काम हो गया। तीसरा फिर वापस स्टार्ट किया, थर्ड वाला राउंड, और वापस यहीं पहुँच जाएगा, तो फिर से 40 सेकेंड लग गए। तो 120 सेकेंड तो यहीं के यहीं होगा सीधे। अब 120 सेकेंड हो गए, उसके बाद 140 सेकेंड ही लेना है टोटल। तो 120 के बाद में अब जब यहाँ से घूमेगा तो 20 सेकेंड में वो और कितना ट्रैवल करेगा, आधा। तो आधा ट्रैवल करके वो कहाँ पहुँचा होगा, यहाँ बी पॉइंट पे। तो फाइनली वो बी पे पहुँचा। अब ये 20 सेकेंड और मिल जाते तो वापस वहीं पहुँच जाता। तो बताओ मुझे, फाइनली वो यहाँ पहुँचा, लेकिन यहाँ पर उसने डिस्टेंस नहीं पूछा था, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये वाला लाइन, और ये लाइन क्या है, उसका डायमीटर मतलब 2r। तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल, इसका आंसर जो था वो मेरे लिए क्या था, 2r। इस वाले प्रॉब्लम का आंसर है बेटा मेरे लिए 2r ओनली। क्या सबको क्लियर है या किसी को डाउट है?
बहुत इजी क्वेश्चन था। और जिनका हो गया बेटा ये थर्ड वाले प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाइए। थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको हिंट करता हूँ, वेक्टर कंपोनेंट से होगा। इस चीज़ को ध्यान देना बेटा। ये सेकेंड वाले प्रॉब्लम को देखने के लिए अपन को वेक्टर की हेल्प लगेगी। वेक्टर कंपोनेंट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया ना, पोजीशन वेक्टर्स और ये सारी चीज़ें, उन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो ऐसे वाले को हमको करना कैसे है परफॉर्म। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, गाय मत होना, खाना वाने पे कंट्रोल रखना 2 मिनट। देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन कैसा है बेटा थर्ड वाले का। हाँ ध्यान दो, उसने क्या बोला था, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। अब देखो सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, स्टार्ट लिया यहाँ से ओरिजिन। तो स्टार्टिंग में बेटा हमने ये ओरिजिन लिया। अब देखो एक चीज़, हम लोग हमेशा साइन कन्वेंशन कौन सा यूज़ करते हैं, देखना ध्यान से। हम इस तरीके से जाते हैं कभी भी, ये जो डायरेक्शन होता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये वाला आपका नॉर्थ है और ये वाला आपका साउथ है। तो इस तरीके से हमको इस डायरेक्शन में चलना होता है। अब जरा उसने देखो क्या क्या बोला, उसके हिसाब से चलेंगे। उसने बोला था अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर, तो यहाँ से बेटा वो 30 मीटर अप गया। ध्यान से देखते चलना। अब यहाँ से ये 30 मीटर गया यहाँ पे, तो मैंने बोला ये इनिशियली ओ पॉइंट था, फाइनली ये क्या बन गया, ए पॉइंट। तो ओ से ए पे पहुँचा, ओ से ए पे कैसे पहुँचा बेटा, 30 मीटर ट्रैवल करके। अब उसने क्या बोला, देखो 30 मीटर नॉर्थ में ट्रैवल किया तो ए पे पहुँचा। फिर उसने बात क्या बोला आगे, एंड देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर ट्रैवल किया। ईस्ट किधर है बेटा, राइट साइड। तो यहाँ पे आकर के ईस्ट उसके लिए किधर दिखेगा, इधर। तो यहाँ से चला भाई, और यहाँ से चल के वो यहाँ पे पहुँचा बी पॉइंट पे, और कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके, 20 मीटर वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया। ध्यान से देखिएगा, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया और बी पॉइंट पे पहुँचा। अब अगला काम क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। उसके बाद बोला एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट। बेटा साउथ वेस्ट का मतलब जानते हैं, साउथ से वेस्ट की तरफ, और कितना एंगल, 45। तो साउथ वेस्ट मतलब देखो, साउथ यदि होता, ध्यान से देखना बेटा, साउथ होता तो इधर, और वेस्ट है तो इधर, इधर साइड जाना है। तो साउथ से वेस्ट की तरफ जाओ ऐसा, और कितने एंगल पे जाएंगे हम, 45, क्योंकि साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो एंगल है ना वो कितना हो गया, 45। तो बेटा 45 डिग्री बनाते हुए, 45 डिग्री बनाते हुए वो बंदा इधर चला, और इधर कितना ट्रैवल कर रहा है वो 30√2 मीटर ट्रैवल किया डिस्टेंस। और फाइनली वो जिस पॉइंट पे पहुंचा है वो पहुंच गया कहीं पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो फाइनली वो जिस पॉइंट पे पहुंचा, मान लो वो पॉइंट हमारा ये वाला है, तो हमने बोला बी था, ये सी पॉइंट ले लीजिए, ठीक। ये फाइनली पहुंचा। अब उसने आपसे क्या पूछा था मालूम, उसने आपसे पूछा था कि यार द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओरिजिन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ मुझे भैया, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसको तो कोई लेना देना नहीं। यदि लेंथ बोलता, सोचो यदि लेंथ बोलता तो हमारा आंसर क्या होता, 30 + 20 + 30√2, तो टोटल लेंथ इतना ट्रैवल किया। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, याद करना, मैं बताता हूँ तुम्हें। वेक्टर में हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट निकालोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देता फाइनल वाला। मतलब हमने याद है पॉलीगन लॉ भी देखा था, हमने बोला था जितने वेक्टर्स आते हैं सबको ऐड कर दीजिए, तो लास्ट वाला जो है वो मुझे रिजल्टेंट बताता है। तो देखो तुम ध्यान से, आपको ये बताना था कि ये ओरिजिन इनिशियल था, फाइनली वो यहाँ पहुँचा है, तो इनसे इसको ज्वाइन कर देते हैं इधर साइड। तो एरो हमेशा उसके अपोजिट लगता था, राइट है। अरे रिजल्टेंट का एरो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये सारे सपोर्टिव हैं, इधर साइड आ रहा था बंदा, तो ये इसने अपोज किया। तो मुझे बताओ फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कौन है, तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है OC वेक्टर, OC। तो मैंने ये लिखा बेटा यहाँ से कि OC वेक्टर जो है वो मेरा किसके इक्वल आ रहा होगा। तो मैंने बोला OC वेक्टर क्या है, बाकी सारे वेक्टर्स के सम के इक्वल। तो हमने बोला यहाँ से इधर गया तो ये कौन सा वेक्टर है, OA, प्लस A से B पे गया तो AB, फिर B से C पे आया तो प्लस BC, और इन तीनों वेक्टर्स का सम हमारे चौथे के इक्वल आ गया। तो हमने बोला इन सब का सम आ गया ये। तो सबसे पहला काम क्या करें मालूम बेटा, हम OA वेक्टर ढूंढते हैं, AB वेक्टर ढूंढते हैं, BC वेक्टर ढूंढते हैं, और तीनों को ऐड करके फाइनल वेक्टर बना लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा। पहले तो मुझे बताओ क्या तुम्हें इतना समझ में आया। तो ये पोर्शन यहाँ से रब करके मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ सॉल्व करने में। चलिए बेटा आप देखिए, जैसे मुझे ना यहाँ पे क्या करना था, आपको ये चीज़ को बना करके लेकर के आना था, आपको ये रिजल्टेंट निकाल करके देना था। अब जरा देखो इसका फंडा क्या है, ध्यान से समझना। सिंपल सा फंडा है यार, आप सारे वेक्टर को डिफाइन करो। अब याद करो वेक्टर को डिफाइन करते समय हमारा क्या फंडा होता है मालूम है। जैसे देखो इसको भूल जाते हैं हम, मैंने क्या बोला,
ध्यान देना, याद करो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते थे तो हम क्या बोलते थे मालूम है, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है इधर साइड कौन होता है तुम्हारा, आई कैप, याद करना। जो वाई एक्सिस होता है उसकी तरफ आपको क्या मिलता है, जे कैप। तो इधर साइड जो आएगा वो माइनस आई कैप, नीचे जो आएगा वो माइनस जे कैप, याद है। तो ये 4 डायरेक्शंस होती थी। अब जरा देखो ध्यान से, मैं एक एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आपको लिखना था पहले ओ ए वैक्टर, तो देखो बेटा मैंने लिखा ओ ए वैक्टर। मुझे बताओ ओ ए वैक्टर क्या आएगा, डायरेक्शन देखो किधर जा रहा है सर, ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जा रहा है मतलब जे कैप। और मैग्नीट्यूड कितना है उसका, हाँ मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ, लेंथ कितना ट्रैवल किया 30, तो मैं सीधे लिख दूंगा ना 30 जे कैप। तो बस ओ ए वैक्टर मेरे लिए डिफाइंड हो गया सर, 30 जे कैप ओ ए वैक्टर है। चलो ए बी वैक्टर यदि डिफाइन करने जाएँ ए बी, तो मुझे बताइए ए बी कितना आएगा, ए बी। अब ए बी निकालने जाओगे तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। ए बी वैक्टर यदि तुम यहाँ से निकालने जा रहे हो तो ये राइट साइड जा रहा है, इधर, इधर कौन है, आई कैप, एक्स एक्सिस वाला, हाँ। तो इधर एक्स एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कितना हो रहा होगा 20 आई कैप। तो मैंने ये दूसरा वेक्टर भी डिफाइन किया। तीसरा वेक्टर और इम्पॉर्टेंट वो है बी सी वैक्टर, बी सी। अब बी सी वैक्टर कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा काम का है, तो जरा ध्यान से सुनो। अब बी सी के लिए दिक्कत क्या है सर, वो एक एंगल पे जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखो ध्यान से समझना मेरी बात, इसको थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूँ, वेक्टर कंपोनेंट से कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये जो हमने ऐसा बनाया ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसका डायरेक्शन मत लेना एरो, क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ से यहाँ आने का था, इधर का तो अलग ही। तो ये सिंपल हॉरिजॉन्टल है। इससे बेटा हमने बोला कितने एंगल पे जा रहा है, ये 45 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू कितनी है 30√2। अब सुनो मेरी बात, याद करो वेक्टर कंपोनेंट यदि याद है तुम्हें, सर रिजल्टेंट इधर जा रहा है तो एंगल 45 बना रहा है, तो एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर बनता है, एरो नीचे है तो ये भी एरो इधर ही आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 30√2 cos 45, 30√2 cos 45। और वर्टिकल कौन होगा, इस लाइन से जो परपेंडिकुलर नीचे गया ऐसा, उसका भी एरो इधर ही आएगा नीचे। अरे सारे एरो बाहर निकलते ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यही वेक्टर 30√2 sin 45, sin 45। सुनो ध्यान से सुनो ना, अभी अपन से वेक्टर के थ्रू जा रहे हैं, वेक्टर को समझो ध्यान से। तो मैंने बोला इसके हमने एक कंपोनेंट किया 30√2 का, 30√2 cos 45, 30√2 sin 45। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, मैंने दोनों कंपोनेंट यहाँ से कर लिए। अभी मुझे ये बताओ बस, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बाद में बताना। अब सुनो ध्यान से, अब तुमको यदि इस वेक्टर को डिफाइन करना है तो ध्यान से देखना बेटा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये वेक्टर कौन सा था, बी से सी वाला है ना। तो मैं बी सी वेक्टर को कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे बी सी इक्वल टू, मुझे बताओ ये दो चीज़ों से मिला, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल किधर है, इधर साइड, तो मैंने लिखा देखो 30√2 cos 45। अब बेटा सोचो ये डायरेक्शन कौन सी है, सर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, उल्टा जा रहा है भाई, इधर आई कैप चलता है, इधर माइनस आई कैप। तो ये चीज़ बन रहा होगा माइनस करके आई कैप कर लीजिए। अच्छा ये जो चीज़ है जे कैप ऊपर होता था, तो माइनस जे कैप किधर होगा, नीचे। तो ये वैल्यू नीचे जा रही है, तो मैं लिखूंगा माइनस 30√2 sin 45 जे कैप। अब जरा सॉल्व कर लीजिए इसे बेटा, मैंने लिखा माइनस 30√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 आई कैप, माइनस 30√2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 जे कैप। अब ये दोनों को उड़ा दो, इन दोनों को उड़ा दिया तो बेटा यहाँ से वैल्यू निकल के आई माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, और ये हमारा बी सी वैक्टर निकल के आया। अब मुझे बताओ क्या ये बी सी वैक्टर यदि तुम्हें समझ में आ गया है, बी सी वैक्टर यदि समझ में आ गया तो मैं बस आंसर लिखता हूँ फाइनली। सोचो जरा क्या इतना आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद यदि मैं करने जाऊँ तो देखो मैंने तीनों वेक्टर्स तो डिफाइन कर लिए, आपको बोलना था ओ सी निकालना था, सबकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, जरा रखो, देखो आंसर आ गया बेटा। ओ ए वेक्टर है आपका 30 जे कैप, ए बी 20 आई कैप, और ये जो बी सी है वो माइनस 30 आई कैप और माइनस 30 जे कैप है। अब जरा सॉल्व करके देखिएगा, 30 जे कैप तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस मिला तुम्हारे पास सिर्फ ये दोनों, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस 10 आई कैप। अब जरा सोचो, जरा तुम्हारा आंसर ही आ गया माइनस 10 आई कैप। अब ध्यान से समझते हो क्या, माइनस आई कैप मतलब ये वाला डायरेक्शन माइनस आई कैप था ना, मतलब ये डायरेक्शन तुम्हारे लिए कौन सा होता था, वेस्ट, ये होता था ईस्ट, ये होता था नॉर्थ, ये होता था साउथ।
मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट आया है, फाइनल रिजल्टेंट आया वो किधर आया, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस के साथ आया। अब तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा था कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैग्नीट्यूड निकाल ले यार इसका। क्या निकलता था, अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर, याद है, आई कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के। तो ये सिर्फ -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, और 100 का रूट लोगे तो 10 आएगा। तो आंसर आपका सिर्फ 10 है, 10 है, 10 है। तो आंसर 10 आ रहा है, और किस डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, ये पूरा वेक्टर पर बेस था, वेक्टर से करोगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। अच्छा सुनिए, यदि आप इसको मैन्युअली करने जाओगे ना, कि कोई भी मेथड लगा करके, ट्रिग्नोमेट्री लगा करके लेंथ निकालने की कोशिश करोगे, ऐसा कभी कभी कर भी पाओगे और कभी कभी नहीं भी कर पाओगे। हर बार जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व हो जाए। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वेक्टर पे जाइए। वेक्टर पे जाएंगे तो धोखा नहीं मिलेगा आपको। बोलो, अभी क्लियर है सबको, फाइनल? चलिए आइए, अब इस प्रॉब्लम के बाद में एक फिर से अच्छा प्रॉब्लम देता हूँ, वो भी जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ है, और मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उससे ही हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, अपन ने फर्स्ट क्लास में कुछ फोर्सेस देखे थे कि सर कुछ फोर्स लगता है ना, तो एक तो वो फोर्स का यूज़ करना कि कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे वहाँ पे, और दूसरा क्या, वेक्टर कंपोनेंट जो भी लगाएं। बस इतना लगा लोगे दिमाग से तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ लेना। एक बाउल है या एक सरफेस ले लीजिए आप, ऐसा एक बाउल है, ठीक, ध्यान से देखना। इसका रेडियस होगा कुछ अपना r वगैरह, ठीक। अब हमने बोला इस पर यहाँ से ये भी एक सरफेस बना हुआ है, ऐसा दोनों चलेगा बेटा, दोनों है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना मुझे। मैंने बोला यहाँ से मैंने क्या किया, एक मार्बल लिया, इस मार्बल को मैं 2 डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैंने बोला कि इस मार्बल को यहाँ से सीधे मैंने फ्री किया। अच्छा एक चीज़ सुनो, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। हम फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये हमारे पास, नहीं तो तुम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ले आओ तो और दिक्कत हो जाएगी। चलो, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब हमने इस मार्बल को क्या किया, इधर साइड एक वेलोसिटी दिया, मान लीजिए v0 वेलोसिटी से, ध्यान से सोचिएगा, v0 वेलोसिटी से मैंने उसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है। और सुनो, यहाँ से v0 वेलोसिटी से गया तो उसको यहाँ तक ये पहुँच रहा होगा कुछ भी टाइम में, चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो टाइम लगा ना, वो टाइम मैंने बोला tp, चलेगा। हमने क्या टाइम दिया, tp। तो tp टाइम उसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट जाने में। कहाँ से कहाँ तक, a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में। अच्छा दूसरी बार हमने उसी मार्बल को क्या किया, यहाँ से एक एंगल पे थ्रो कर दिया इधर, और इसकी भी वेलोसिटी कितनी दी है, v0, सेम वेलोसिटी से, लेकिन एक एंगल पे थ्रो किया इधर, ऐसा नीचे। अब ये यहाँ से भी घूमता हुआ जाएगा और यहाँ तक पहुँच रहा होगा एक वेलोसिटी से। तो आप मुझे ये बताओ, दोनों कंडीशन में, इस वाले टाइम पे जब ये यहाँ से यहाँ गया ना, तो मैंने बोला इस समय उसको जो टाइम लग रहा है वो tq है, सपोज करिए tq है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, आपसे जो रिलेशन पूछा उसने, वो क्या पूछा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है tp = tq, क्या दोनों टाइम सेम लगेगा। दूसरा ऑप्शन है tp > tq। तीसरा ऑप्शन है tp < tq। और चौथा ऑप्शन है कांट से, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, चलेगा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आप मुझे बताइए tp ज़्यादा लगेगा या tq ज़्यादा लगेगा। दोनों की वेलोसिटी मैंने आपको सेम डिफाइन कर दिया, सब कुछ बता दिया है। मुझे बताओ सबसे पहले क्या प्रॉब्लम क्लियर है। अब देखिए बेटा, इस वाले प्रॉब्लम को समझिएगा थोड़ा सा, है ना, आपको समझाते हैं, आपको क्लियर होगा। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ हमेशा यार, फिजिक्स में कभी भी है ना, हम बोलते हैं ना कभी भी कि सुनो सबकी करो अपने दिल की, मतलब दिल जो बोलता है वो करना चाहिए। यहाँ नहीं बोलता मैं क्योंकि यहाँ पर जो दिल बोलता है ना वो धोखा देता है कई बार, ठीक। तो सुनो, उसका दिल टूटता है, वो देवदास बनता है फिर। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के लगाइए। बिल्कुल से एकदम से जो स्ट्राइक करे ना, सर ये लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लेगा या कम इस वेलोसिटी लेगा या जो भी लेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल मत जाइए। लॉजिक ढूंढिए कि एग्जैक्टली क्या बन रहा होगा। तो देखो ध्यान से, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैंने लिखा ही हुआ है, हटा देते हैं अभी समझने के लिए। देखो ध्यान से,
बेटा एक चीज़ सोचो, यहाँ से ध्यान देना, इसका सेंटर तक का पार्ट लिया मैंने, ये रेड सर्कल था, सेंटर था ये, मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। अब जरा सोचो, जब ये मार्बल, तुम एक तरीके से सुनना, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से सोचेगा, यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा है वो v0 वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पहुँच रहा है, मतलब इस वाली लाइन पे b तक आने में, b पॉइंट पे आने में, वहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है, b पॉइंट की जो वेलोसिटी वो भी कितनी है, v0 है। तो मैंने बोला यार यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v0। तो सोचो एक चीज़, मालूम है इस पॉइंट की वेलोसिटी v0 है, तो बंदा कहीं से भी घूम के आए इस पॉइंट पे यदि आएगा तो उसकी वेलोसिटी v0 ही होगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जब घूम फिर के वो जैसा भी जा रहा होगा ना, तो एट द लास्ट जब वो बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो एक पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी ना। तो मैंने बोला यदि इसकी v0 थी तो इसकी भी v0 होगी, सिमेट्री से, कि यदि कोई इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है बट एक ही पॉइंट है तो उस पर वेलोसिटी सेम है। तो मैंने बोला यहाँ तक जब आएगा तब तो उसकी वेलोसिटी v0 ही होगी। तो दिमाग में ये आता है कि यार यहाँ से भी वेलोसिटी v0 है, इधर से जा रहा है तो भी v0 है, तो सेम टाइम लेगा, है ना, दिमाग में आता है। बट ये गलत आंसर है। अब देखो आंसर क्या लाएंगे, देखना ध्यान देना। मान लीजिए जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये अच्छा देखो एक चीज़, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ध्यान से देखना बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं पहले यहाँ से कि यार बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है बेटा, तो हमने बोला v0 वेलोसिटी से जा रहा है वो। चलो दूसरा देखो, इस वाले पाथ पे, दूसरे कर्व पाथ पे देखते हैं। अब जब हम कर्व पाथ पे देखने जाते हैं ना, तब हम उसकी वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं वो देखना ध्यान से। कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, अभी भी मैं हॉरिजॉन्टल ही देखूंगा। तो देखो अब कर्व पाथ पे जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मान ले बेटा ये मार्बल यहाँ से यहाँ पहुँचा, कहीं यहाँ पहुँचा है। अब यहाँ पे जब पहुँचता है तो हम लोगों ने पढ़ा था, याद करना, फोर्स पे हमने क्या बोला था, एक तो उसका वेट लगता है सर, तो वेट लग रहा होगा कुछ नीचे, चलेगा। बट हमने क्या बोला कि यहाँ से जो मार्बल है बेटा वो नेग्लिजिबल मास का मान लीजिए, मतलब नेग्लिजिबल मास का मतलब हम लोग बोलते हैं उसके मास को कंसीडर मत करिए क्योंकि प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है, चले नेग्लेक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब ये सरफेस पे यहाँ घूम रहा होगा तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि यार सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल फोर्स, वो किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो बेटा वो क्या बनेगा, वो तो रेडियस ही बनेगा। याद करो मैंने बताया भी था सर्कल वाला केस, वो तो रेडियस ही रहेगा। अब यदि रेडियस की बात करने जा रहे हो तो सर ये वाला क्या हो गया, n, चलेगा ना। अब जरा बताना मुझे, मान लो यहाँ से यदि मैं बात करने जाऊँ ऐसा, ठीक, और यहाँ से भी एक लाइन हम लोग ऐसा बना देंगे v वाला, ठीक। अब मुझे बताओ एक चीज़, इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ से, क्या बेटा हम एंगल के बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि यदि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक, तो मुझे एक चीज़ बताओ, यदि ये एंगल मेरे लिए थीटा है, यहाँ से मैं बोलता हूँ कि ये थीटा एंगल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारे लिए थीटा ही निकलेगा। सोचना ध्यान से, क्या थीटा निकलेगा। अब जरा सोचना ध्यान से देखना, ये एंगल भी थीटा, अरे देखना ऐसा सोच, ये 2 वर्टिकल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही बनेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से सोचो बेटा, यदि इसको तुम थीटा बोलते हो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं हम लोग, करिए, ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मल के 2 कंपोनेंट करो। कौन से होंगे, एक कंपोनेंट होगा जो इसके साथ जा रहा होगा इधर, ठीक। एक सेकंड देखना बेटा, एक सेकंड रुकिए, पहले आप एंगल को चेक करिए, एंगल सही बनाया मैंने बेटा। देखिए अभी इस एंगल को है ना अपन यहाँ से लेने की बजाय मैं तुम्हें यहाँ से बताता हूँ, ध्यान देना, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है। इसलिए हमने बोला यहाँ से कि ये मान लीजिए ये वाला एंगल हमारे लिए कितना है, थीटा। तो मुझे बताना ये वाला एंगल यदि थीटा है तो हमने देखो एक लाइन ये वाली बनाई, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, ये इसी पॉइंट से मैंने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन ने इधर से ऐसे कट किया होगा, इस वाले एंगल को यदि मैं यहाँ से थीटा बोलता हूँ, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला थीटा है, तो उस कंडीशन में मुझे बताना क्या हम इस वाले एंगल को भी थीटा बोल सकते हैं, बोल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा अल्टरनेट इंटीग्रल से, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 बन रहा है तो ये थीटा बनेगा, ठीक है। अभी सिंपल से समझ के रखना, आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। देखो ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, और ये देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, इधर वाला एंगल ये, तो ये वाला, और ये दोनों भी परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हाँ एक सेकेंड सुना, ठीक है। अब जैसे ही थीटा लिया, एक बार मुझे प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ठीक। तो हमने बोला ये नॉर्मल है तो बेटा उसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा एंगल के साथ, तो ये बनेगा n cos थीटा,
और एक बनेगा ऊपर की तरफ n sin थीटा। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको इसमें। अगला प्रॉब्लम बताऊंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, ये नॉर्मल है, ये थीटा बना रहा है, तो थीटा के साथ हमने इधर क्या ले लिया, n cos थीटा, और इधर ले लिया n sin थीटा। अब जरा देखो, जब मैं बोलता हूँ ये n cos थीटा है, ये n sin थीटा है, ठीक। अब बात आती है तुम्हारा n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? सर इसका जो वेट लग रहा होगा ना mg, जितना भी वेट लग रहा है वो वेट इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कंपेयर कर लेगा, ठीक है, बराबर करके नेगलेक्ट करेगा। अब देखो वर्टिकल वाला तो इफेक्ट खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। अब बात आई, ध्यान से समझना, यहाँ पर यदि तुम देखने के लिए जा रहे हो तो इसमें मुझे बताना कि अब रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा। देखना ध्यान से, समझना। वेलोसिटी की बात कर रहे थे इस डायरेक्शन में इधर जाते समय, तो बेटा देख, एक वेलोसिटी तो v0 इधर लगी रही है, v0, साथ में एक वेलोसिटी का इफेक्ट यहाँ से भी आ रहा होगा नॉर्मल के कारण। देखो ना ध्यान से बेटा, एक चीज़ सोचो, जो वेलोसिटी जा रही है ना, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट भी तो इधर लग रहा है ना, तो दोनों के कारण से आ रहा होगा। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि n cos थीटा जो आ रहा है ना, इसके कारण से भी एक वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड हो रही होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी कितनी दे के रखी थी? v0। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी v0 है, तो मैंने बोला यहाँ से जा रहा होगा तो इसके कारण से कुछ वेलोसिटी और इधर लगी, तो दोनों ऐड हो गई होगी ना। अब जब ऐड हुई होगी तो जरा सोचो, ये v0 है, इसके कारण से कुछ वेलोसिटी आई तो v0 से बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से, जब यहाँ से ये पार्टिकल मेरा घूम करके मार्बल यहाँ तक पहुँचेगा सेंटर तक, तो उस समय ये n cos थीटा बार बार ऐड हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। मतलब v0 यहाँ पे थी तो v0 से बढ़ के ही वेलोसिटी आपको यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल में मिलेगी। तो इस हाफ साइकिल में जब यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा है ना बेटा, तब उसकी वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीज होकर रखिए। मतलब सोचो एक चीज़, मान लो यहाँ पे ये वेलोसिटी 10 से जा रहा था, तो 10 के साथ में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला भी लगते जा रहा है ऐड, ठीक। तो मान लो 1 है वो, तो 10 + 1 11, फिर अगले वाले पे थीटा की वैल्यू अलग होगी तो 12 13, ऐसा कुछ भी चेंज होता जा रहा है। बट इतना समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसकी वेलोसिटी 10 से तो ज़्यादा ही होगी। मुझे बताओ क्या इतना क्लियर हुआ? तो बस अब लास्ट वाला फंडा दे करके ख़त्म करता हूँ। हाँ, अच्छा देखो ध्यान से, अब बेटा जब ये पार्टिकल इसके बाद अब ये आगे की जर्नी करेगा, अब जरा ध्यान से देखना, अब आगे की जर्नी जब करने जाएगा ना, तो ध्यान देना बेटा, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। मान ले यहाँ पे पहुँचा, अब नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इधर की तरफ, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इधर आ रहा होगा, n cos थीटा, ठीक है। तो जो n cos थीटा आ रहा है ना, वो किधर आ रहा है? इसके अगेंस्ट। देखो अभी इधर साइड जा रहा था तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये n cos थीटा इसका अपोज कर रहा होगा, जो उसकी वेलोसिटी को कम करने का काम करेगा। लेकिन देखो ध्यान से, इधर जितना ये बढ़ा रहा था उतना ही काम यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कम करने का करेगा। लेकिन अब एक चीज़ समझना, जहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो एक चीज़ सुनो, इनिशियली मान लो ये 10 था, यहाँ से आते आते भाई 15 हो गया। अब 15 से ये अपोज करना स्टार्ट करेगा तो 14 होगा, 13 होगा, 12 होगा, 11 होगा, और वापस B पे जाकर के 10 हो गया। समझे? तो देखो कम तो हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे वेलोसिटी कम तो जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी तो 10 से बढ़ी ही हुई है। मतलब ये देखो, ये जो बंदा है ना, ये सिर्फ 10 की वेलोसिटी से यहाँ तक आ रहा है, और ये जो है ये 10 से तो आया ही नहीं, 10 से निकला था, उसके बाद तो वेलोसिटी बढ़ती गई, मैक्सिमम हो गई। मतलब सोचो 10 से 11 हुआ होगा, 12 हुआ होगा, 13 हुआ होगा, 14 हुआ होगा, 15 हुआ, फिर अपोज करना स्टार्ट किया तो 14, 13, 12, 10, और ये यहाँ। तो पूरी जर्नी में तुम देखोगे कि इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी तो बढ़ी हुई है, और यदि वेलोसिटी बढ़ी हुई है तो वेलोसिटी यदि ज़्यादा आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ये वाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। अब डिस्प्लेसमेंट सेम है और वेलोसिटी बढ़ी हुई है, तो टाइम कैसा लगेगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला याद करो बेटा, यदि मैं बोलने जाऊँ, याद है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से निकालो तो टाइम, यार टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दोनों में सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ बेटा, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक, यहाँ से निकल गया। तो जिसकी वेलोसिटी कम वो ज़्यादा टाइम, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वो कम टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा लग रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम हो जाएगा। तो कौन से वाले टाइम, किस में टाइम कम पड़ेगा? जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा तो कम टाइम लग रहा होगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग टी क्यू जो है वो छोटा है टी पी से, मतलब टी पी ग्रेटर देन टी क्यू। तो टी पी ग्रेटर देन टी क्यू का मेरा आंसर कौन सा था? बी वाला।
तो बी मेरा आंसर होगा, बी मेरा आंसर होगा। अब मुझे बताओ क्या अभी क्लियर है? बता देना आंसर। चलिए, एक सेम प्रॉब्लम बेटा इसी पर बेस्ड एक और बनता है ना, वो पूछता है, बट वो सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है, ध्यान देना। ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान देना। क्या प्रॉब्लम है बेटा? नेक्स्ट वाला फिर से वही बात करते हैं। मान लीजिए बेटा ये एक ट्रैक है इस तरीके से, ठीक, यहाँ तक उसको पहुँचना है ऐसा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, लास्ट यहाँ से मान लो एक मार्बल को तुमने फ्री किया, ठीक, और कुछ वेलोसिटी दी होगी, चलो जो भी वेलोसिटी दी आपने, कितनी दी? v0। मान लीजिए v0 वेलोसिटी से दिया और इसको यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा उसको मैंने बोला tp है, वो टाइम कितना है? tp। अब सेम इसी पाथ पे दूसरी बार मैंने उसको फिर से फेंका, अब देखो उसको जाना है वापस, वही सेम पाथ है, सेम चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस अब एक दिक्कत यहाँ आ गई कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब मान लीजिए ऐसा है, ठीक, तो इस तरीके का एक शेप है। अब मान लीजिए मैंने फिर से इसी चीज़ को, मार्बल को यहाँ से फ्री किया और अभी भी वेलोसिटी कितनी है? v0, और अब यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लग रहा है? tq। अब उसको कितना टाइम लग रहा है? tq। तो मुझे बताओ इन दोनों केस में फिर से क्या कंडीशन होगा? क्या tp इक्वल्स टू tq होगा? क्या tp ग्रेटर देन tq होगा? क्या tp लेस देन tq होगा? या फिर से वही कांट से? हाँ जी, मुझे बताइए तो कौन सा वाला आंसर आना चाहिए इसमें चारों में? प्रॉब्लम समझ में आया? देखो सेम पाथ है, पहली बार मैंने उसको मार्बल को v0 वेलोसिटी से ऐसा थ्रो किया तो tp टाइम लगा उसको यहाँ तक आने में। दूसरे वाले पाथ पे उसी सेम पाथ है वो भी, अब दूसरी बार मैंने थ्रो किया लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा गड्ढा टाइप का था, ऐसा सर्कुलर पाथ टूटा हुआ है, तो यहाँ से आया और फिर वहाँ पर पहुँचा। तो मुझे बताओ कौन से में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में कम टाइम लगेगा? तो ये चारों रिलेशंस हैं, और हाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस है। सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन लेस। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? क्या प्रॉब्लम समझ में आया सबको? सुनिए आंसर क्या है, सुनो, दोनों कर्व तो मैंने सेम दिए हैं, कर्व मैंने सेम दिया था, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? ध्यान से देखिए, जब ये वेलोसिटी v0 से आ रहा है कांस्टेंट ना, तो यहाँ v0 वेलोसिटी से आते आते यहाँ पहुँचेगा tp टाइम में। अगली बार जब ये बंदा यहाँ से पहुँचा ना, v0 से निकला गया होगा और यहाँ तक तो वो v0 पे ही आया है, यहाँ तक तो वो v0 से ही था। लेकिन फिर से सोचो, जैसे ही वो इस वाले पाथ में टूटेगा, गिरेगा, तो क्या होगा सर? यहाँ से सेंटर तक जाते जाते नॉर्मल रिएक्शन उसका सपोर्ट करेगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, तो v0 से बढ़ते यहाँ जाएगा, फिर अपोज करना है स्टार्ट होगा तो इधर अपोज कर रहा होगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे पहुँचेगा तो वापस से v0 पे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा v0 था। तो फंडा क्या हुआ कि यार v0 से यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती गई मैक्सिमम, फिर कम हुई होकर के v0 हो गया। तो सेम लास्ट वाला केस, तो यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई ना इतने से पार्ट में, तो इतने से पार्ट में यदि वेलोसिटी बढ़ गई तो इतने से पार्ट में यहाँ से सोचो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, तो ओवरऑल टाइम जो है वो इसका कम हो गया होगा। तो TQ जो है वो लेस देन होगा TP, TQ लेस देन TP, या फिर बोल दीजिए भैया TP ग्रेटर देन TQ। तो TP की वैल्यू कैसी हो रही होगी? ग्रेटर देन TQ। अब मुझे बताओ क्या अभी समझ में आया? क्या समझ में आया? सेम प्रॉब्लम था बेटा। अब ये एक लास्ट प्रॉब्लम दिया मैंने आज की क्लास के लिए, ठीक। अब ये एक लास्ट प्रॉब्लम आप जरा मुझे सॉल्व करके दे दीजिए, इसका आंसर आप लोग दो और इजीली बन जाएगा। आप बस दिमाग से उसको पढ़ना, इज्जत से पढ़ना, ध्यान से बनेगा। चारों ऑप्शंस भी दिए मैंने। चलिए देखिए बेटा, अब जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि इसको कैसे करना है, ठीक। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा बेटा। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक चीज़ देखो, समझते चलना, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, आपने एक व्हील लिया, व्हील कैसा है? सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर व्हील लिया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, तो मैंने बोला P, इनिशियली एक पॉइंट है जो उसको ग्राउंड को टच कर रहा है। वही तो बेवकूफ़ हो ना तुम लोग। देखो ध्यान से, तो मैंने बोला इनिशियली मान लीजिए P पॉइंट उसको टच कर रहा है, ठीक। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस 1 मीटर, ठीक। चलो मैं भी R लिख लेता हूँ सिंपली।
आर रेडियस ले लिया। अब देखो उसने कितना बोला, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल कर रहा है और हाफ रिवॉल्यूशन किया। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब देखो, यदि मान लीजिए मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ इसको ऐसा फॉरवर्ड, तो ये ऐसा घूमता जाएगा तो अगले पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचेगा, फिर ऐसे 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 बढ़ता जाएगा ना। देखो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट पीछे होता जाएगा, पीछे होता जाएगा ऐसे। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा ना यहाँ पे फाइनली हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, ध्यान से देखना, तो मुझे बताओ हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इस पी की पोजीशन कहाँ आ गई होगी। अभी ये ग्राउंड पे था तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब कितना घुमा होगा, आधा सरकमफ्रेंस। तो आधा सरकमफ्रेंस यहाँ से घूम करके वो ऊपर पहुँच जाएगा ना। तो यहाँ से वो पहुँच के यहाँ पे पहुँच गया है इस वाली पोजीशन में ऐसा। तो यहाँ पे जा करके वो क्या बना दिया भाई, पी डैश। तो मैंने बोला पी पे था और घूम फिर करके वो पी डैश पे पहुँच गया। चलो भाई अब पी डैश पे यहाँ से पहुँचा है, रेडियस कितना बोला था मैंने, आर। तो मैंने बोला चल यहाँ पे भी आर है, ये भी आर है, तो 2r हो गया होगा टोटल। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये 2r निकल के आया। अब सुनो मेरी बात, कितना सरकमफ्रेंस घूमा बेटा, देखो ध्यान से, ये जितना लेंथ ट्रैवल किया होगा ना यहाँ से आधा, वही तो इतना लेंथ है ये वाला। एक्चुअल में देख बेटा, ये जो आधा सर्कल घूमा है ना पूरा, वही तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ देगा, मतलब पाई आर। अरे देखा जाए तो 2πr, 2πr मतलब होता है टोटल सरकमफ्रेंस, तो उसका आधा कितना होगा, पाई आर। तो पाई आर लेंथ इधर भी ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से कितना हो गया 2r। अब उसने तुमसे क्या पूछा था इस कंडीशन में कि यार इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है पॉइंट का, कहाँ से देखोगे, इनिशियल से। तो इनिशियल पॉइंट क्या था P, और इसका फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था इनका यहाँ से, मतलब P डैश। तो P डैश हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो सिंपल सा बेटा डायरेक्ट निकाल दो PGT लगा के। यदि मैं PGT लगा दूँ तो मैं बोल सकता हूँ P डैश का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो मैंने लिखा पाई आर का स्क्वायर प्लस ये 2r का स्क्वायर। चलो अब जरा सॉल्व करिए तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और ये बना P डैश का स्क्वायर। अब जरा सोचो जरा बेटा, इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, आपको ब्रैकेट में मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, और ये P डैश का स्क्वायर। तो P डैश कितना आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये r हो जाएगा r स्क्वायर का, और इसके अंदर में आ रहा होगा पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। और आपके लिए रेडियस की वैल्यू क्या थी, r कितना दिया हुआ है 1 मीटर, प्रॉब्लम में दिया है, तो रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है, उससे वहाँ पे रख दो। तो P डैश की वैल्यू निकल के आएगी 1 अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, तो अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो एक्चुअल में जो आपका सही आंसर है ना वो कौन सा वाला है, सी वाला। तो ये सी वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। बोलो भाई क्या अभी क्लियर है, ठीक है बेटा, है ना। तो ये मेरा अभी इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आप लोग को, ठीक है। तो इतने प्रॉब्लम्स करो, अभी मैं और करवाते चलूँगा, डेली आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊँगा, प्रॉब्लम्स पे लाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, प्रॉब्लम्स करेंगे। मतलब आप अभी से ना आदत डाल लो भैया, हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं और प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं पूरा। मतलब हम देखो हम सब चीज़ को कवर कर रहे हैं, बोर्ड भी कवर कर रहे हैं, जे भी कवर कर रहे हैं, नीट भी कवर कर रहे हैं, सबके हिसाब से चल रहा है। तो सब कुछ कवर अप होगा, तो ध्यान से करते रहना, ठीक। अच्छा बेटा मैंने ना एक चेंज किया है, आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना। सक्सेस मंत्रा का जो हमारा यूट्यूब वाला चैनल है ना, उसका नाम मैंने बदला है, सक्सेस मंत्रा बाय AKS लिखा है। एक्चुअल में क्या था कि सक्सेस मंत्रा के नाम से बहुत सारे चैनल एग्जिस्टेंस में थे, तो कोई भी सर्च करता है ना तो मिलता नहीं था, तो इसलिए मैंने लिखा है सक्सेस मंत्रा बाय AKS अंकित कुमार सिंह मेरे कार्ड, ठीक है। तो सक्सेस मंत्रा बाय AKS के नाम से आ गया, तो वो अब आपको सर्च में भी ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और यार थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार तुम लोग भी, है ना। तुम लोग हेल्प नहीं कर रहे हो ना सपोर्ट नहीं करते नालायक। चलो ठीक है, हो सके तो इंक्रीज़ करवाइएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इवनिंग में, मैथ्स क्लास। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय बाय।